नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है और आप सबको एडवांस में हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए, मज़े से होली खेलिए। और जैसा कि मैंने ऑफलाइन बैच में बोला है कि होली के दिन और उसके कल होके किताब बिल्कुल मत छूना, क्योंकि पढ़ाई के समय पढ़ाई, इंजॉय के समय इंजॉय। ठीक है। और जैसा कि पता ही आपको होली का टाइम है, तरह तरह के माहौल बनते रहते हैं। एक बंदे ने सुबह सुबह मैसेज किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। देख गौर फरमाइए उस बंदे ने क्या मैसेज किया है कि उतने ही लेना गिलास में घर वाले न निकले तुम्हारी तलाश में। देखो उस बंदे ने हमें मैसेज किया जो कि कभी ने आज तक सुपारी मुंह में नहीं रखा। बट होली का माहौल है ना, आप सब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए सेफ तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होली टाइम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। एक तो फेस्टिवल का माहौल, ऊपर से किसी टीचर का वीडियो आ जाए, बच्चे धर्म संकट में आ जाते हैं कि वीडियो देखें या एंजॉय करें। तो मैंने आपको क्लास में बोला था कि कलम मत छूना फेस्टिवल में। मैंने ये तो नहीं बोला था आपको मोबाइल नहीं छूना है, मोबाइल तो देखोगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बिल्कुल विदाउट पेन कॉन्सेप्ट पे रहने वाला। जैसे कि आप देख भी रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो फोटो लगा है होली विशेष के नीचे कि थिंक विदाउट इंक, मतलब कि आज का जो हमारा सेशन होगा बिल्कुल विदाउट पेन का होगा। ऑफ कोर्स मैथ का ही होगा, बट आज आप मैथ को करंट अफेयर जैसे जीके जीएस की वीडियो आप केवल देखते हो मोबाइल में, बिल्कुल आज वैसा ही फील करोगे। और आप देखो कि मैथ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। आज की सारी क्वेश्चन जो है आपको पिछले साल का CHSL एग्जाम में, जैसे कि आपको पता है कि 2020 LDC का कल से एडमिट करके स्टेटस आ चुका, आप सब चेक कर ले, एग्जाम सिटी सेंटर एग्जाम डेट। उसी को लेते हुए मैंने पिछले साल के जितने भी LDC में क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन विदाउट पेन किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां आप पेन इस्तेमाल करते हैं, पेपर इस्तेमाल करते हैं, विदाउट पेन बना सकते हो। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने 10, 15, 20 आसपास में लिया, देखते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा आप हर एक क्वेश्चन को स्टॉप करके आप बनाएं, फिर देखें कि विदाउट पेन हम कैसे बनाते हैं आपको। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, और साथ ही यह भी बताएंगे क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, थिंक विदाउट इंक वाले सीरीज को। तो फिर अगला वीडियो ज़रूर आएगा। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन के सीरीज में कि कैसे हम विदाउट पेन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिना कलम टच किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज का मैं क्वेश्चन, आप इंग्लिश में देख के घबराना मत। हमें पता है कुछ बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लेना। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन ये है आपका कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हिंदी में देखा जाए तो सवाल ये है कि किसी भी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, आप एक बात बताओ। ठीक है, आप इसे निकालोगे, डायगोनल का जो एक सूत्र होता है L√L² + B² आप वो करके निकाल लो विकर्ण का। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब चीज़ें विदाउट पेन निकल रही हो तो क्या ज़रूरत है हमें पेन टच करने की? आप एक बात बताओ, आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कोई भी बोलेगा लंबाई गुने चौड़ाई। और इस सवाल की क्या, सारे सवाल की जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, उस सवाल की मजबूरी है कि उसके ऑप्शन 4 है, इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन है। और हम लोग जानते भी है कि आंसर चोर होता है, बस हमें ढूंढना होता है। डिपेंड करता है आप कलम से ढूंढो या माइंड से ढूंढो या अपने एप्टीट्यूड से ढूंढो। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल निकाले। हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका दे चुका है हमें कि लंबाई कितना दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना। इसका ये मतलब है कि जब भी चौड़ाई जो भी निकलेगा हमें डायगोनल से, जब भी गुना करेंगे हमारा आंसर 12 का गुणज होगा।
आंसर जब भी होगा 12 का गुना होगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे देखो हम बोलेंगे आपको 4 गुने 5 करो, आंसर आएगा 20। इसका मतलब ये 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। उसी तरह अगर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, हमें लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब आंसर जो भी होगा 12 से कटेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर क्या ये 12 से कटेगा। तो 12 के टेबल पहाड़ा में 114 कभी नहीं आता है, 12 के पहाड़ा में 108 आता है। तो चलो इस पर टिक लगाते हैं। क्या 12 के पहाड़ा में 112 आता है? बिल्कुल नहीं। क्या 116 आता है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 108। और आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो मैंने टाइप नहीं कराया है, ये मैंने आंसर की से स्क्रीनशॉट लिया है और देख रहे हो आपने एसएससी ने भी इस आंसर को सही माना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 108 विदाउट पेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसमें देखो आपको बोल रखा है length and breadth of the rectangular field are in the ratio of 5:2. The perimeter of the field is 238 meter. Find the length of the field. हिंदी में देखिए आपको बोल रखा है कि लंबाई और चौड़ाई, किसी आयताकार फील्ड के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:2 और बोल रखा है कि इस फील्ड की परिमाप 238 मीटर हो तो इस फील्ड की लंबाई निकालें। फिर वही चीज़ इस सवाल में पूछा हमसे लंबाई, और इस सवाल की मजबूरी क्या है कि इसके ऑप्शन है 4, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अब एक बात बताओ, जब भी आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये लंबाई और चौड़ाई का ही तो दिया है ना, तो जितने भी आपका यूनिट डिजिट का मान आता है, इकाई का मान आता है, आप उसी में तो गुना करते हो। क्लियरली बोल रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि लंबाई, आपसे लंबाई जब भी होगा 5 का गुणज होगा। हम देख रहे हैं 5 का गुणज एक ही ऑप्शन है, वह है ऑप्शन मेरा ए, बाकी ये सब नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 85 मीटर। देखो एसएससी ने भी सही माना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सारे सवाल को विदाउट पे नहीं कर सकते, बट जहां हम कर सकते हैं, क्यों ना टाइम बचाया जाए। एग्जाम में टाइम बचाने का ही तो सारा गेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये सवाल देखो, कितने बच्चे इसे छोड़ देते हैं टाइम के अभाव में। कुछ लोग स्टार्टिंग में सवाल मिल तो बना लेते हैं, जबकि इसमें हमें लगता है मुश्किल से 10 सेकंड काफ़ी। जैसे देखो आप, अब एक बात बताओ, साइन थीटा का मान दिया है 12/37, वही साइन एक्स जो भी है, तो आपसे पूछा टेन थीटा का मान। एक बात बताओ, आपने ना पढ़ रखा है 10th क्लास में कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, जहाँ p लंबाई और h कर्ण होता है, और टेन थीटा पूछा है। और टेन थीटा क्या होता है? तो आपने पढ़ रखा है p/b, यही पढ़ रखा है ना। एक बात बताओ, साइन थीटा अगर इसको हम p/h करते हैं तो p का मान कितना है मेरा? 12। आपसे टेन थीटा पूछा, आप टेन थीटा का भी सूत्र क्या होता है मेरा? p/b। इसका मतलब p का मान भी यहाँ ऊपर आएगा। p का मान कितना है मेरा? 12। अब देखते हैं कितने ऑप्शन में 12 ऊपर है। तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर चीख चीख के बोल रहा है कि मालिक हम ही तो है आंसर। क्या जरूरत है आपको यहाँ पे p दे दिया, h दे दिया तो b निकालने की? हमें एग्जामिनर ये थोड़ी बोल रखा है कि भैया आप सॉल्यूशन करके निकालो, जैसे भी निकालो, तुक्का मारो या फिर एप्टीट्यूड लगा लो आप, या फिर मैथमेटिक्स लगा लो कैलकुलेशन वाले। एक बात बताओ, क्या इसमें सवाल में ज़रूरत थी हमें कलम छूने की? डायरेक्ट हमने देखा साइन थीटा का मान p/h होता है, ठीक है, और टेन थीटा का मान p/b होता है। मतलब p का मान दोनों जगह सेम होगा। p का मान यहाँ 12 तो यहाँ भी 12 होगा। अंश में हम देख रहे थे केवल एक में 12, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। ये सवाल देखो, मैं अगर ना दिखे तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। The sum of three numbers is 79 if the ratio of the first two number to the second number is 4:7 and that of the second number to the third number is 4:5 then the second number is। हिंदी में देखें, आपको बोल रखा है कि तीन संख्याओं का योग 79 है यदि पहला और दूसरा संख्याओं का अनुपात 4:7 हो तथा दूसरा और तीसरा का अनुपात 4:5 हो, तो आपसे बोल रहा है दूसरी संख्या निकालें। एक बात बताओ, आपने रेशियो में पढ़ रखा है, आपको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का अनुपात क्या दे रखा है? a/b दे रखा है आपका 4:7। थोड़ा मैं पेन का साइज बड़ा कर लूं। आपका मान लेते हैं हम दो संख्या a b है, उसका अनुपात दे रखा है आपका 4:7। इसका ये मतलब हुआ
कि आपसे दूसरी संख्या बोला, इसका ये मतलब है कि दूसरी संख्या जब भी होगा 7 का गुणज होगा। बाकी आप जो भी सोल्यूशन करो, बैलेंस करो, बट 7 का गुणज होगा ही। तो हम देख रहे हैं 7 का गुणज 12 नहीं है, 28 है, 35 है, बट 15 नहीं है। फिर हमारे यहाँ सवाल फंस गया कि भैया 28 होगा या 35 होगा। फिर आगे चलते हैं, तो बोल रखा है कि सेकेंड टू द थर्ड, मतलब बी और सी का भी अनुपात दे रखा है 4:5। इसका ये मतलब है कि बी 7 का भी गुणज होगा और बी 4 का भी गुणज होगा। क्या यह 35 जो है 4 का गुणज है? तो ये भी हट गया, आंसर हो जाएगा मेरा 28। तो बस आप ये छोटी छोटी टेक्निक लगा के भी बना सकते हो। बाकी तो आपको वो चीज़ पता ही है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी करके आप निकाल लेते हो। बाकी ये तो आपको पता है, ए बी करते हो है ना, और बी सी करते हो, बी को बैलेंस करते हो, वो सब तो प्रोसेस है ही अपना। बट जहाँ लग जा रहा है ट्रिक एंड टेक्निक, वहाँ कोशिश करेंगे प्रोसेस से बचे हम लोग। इसमें देखो, इसमें बोल रखा है इफ 22% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y, देन y इज इक्वल टू x। अब देखो y का मान कहीं सब अलग अलग है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ आपको बताता हूँ कि सीधा परसेंटेज से परसेंटेज कर दो, है ना, जीरो से जीरो नहीं कटेगा इस पर, ठीक है, जीरो से जीरो नहीं, परसेंटेज कट गया। इसका ये मतलब है कि y का मान इधर वाला आ जाएगा, x का मान इधर वाला आ जाएगा। तो y का मान कितना निकला मेरा 22, और 22 मतलब 11 का गुणज। और आपसे इस बार सवाल में x अनुपात y ना पूछ के y अनुपात x पूछा है, ख्याल रखें। तो जो भी y का 11 का गुणज होगा, y का 22 है ना, या तो 22 होगा, 11 होगा, 33, वो मेरा आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं y का 11 का गुणज केवल ऑप्शन 1 में है, बाकी ये सब में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये। देखो फ्रेंड्स, मैं जो भी सवाल बना रहा हूँ विदाउट पेन अभी सोच रहा हूँ, आप भी ऐसे ही सोचा करो। इस सवाल को देखते हैं। इफ each एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। हिंदी में हो गया कि यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं। ये तो बिल्कुल वही हो गया, मैंने आपको पढ़ाया था, इस सारे टीचर भी पढ़ाते हैं कि 10 + 10 + 10 गुने 10/100। तो 10 और 10 20 और 1 21। आप बोलोगे सर आपने पेन टच किया, बताओ आप हमें, क्या इन दो 10 के वृद्धि के लिए आप एग्जाम में पेन टच करोगे? भाई कुछ तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, कि 2 10 दिखे तो 21%, 2 20 दिखे तो 44%, 3 10 दिखे तो 33.1%, 3 20 दिखे तो 72.18%, है ना, कुछ तो करके जाओगे आप। तो आंसर हो जाएगा हमारा 21%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नाम का अलजेब्रा का सवाल आप कलम उठाओगे, जबकि इस विदाउट पेन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको बस एक फार्मूला पता होना चाहिए है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो तो हमारा रिजल्ट होता है 4ab। देखो तो यहाँ पे a + b a - b, भले ही 2b है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4ab, 4 × a, और b के जगह हम क्या डाल देंगे 2b, b के जगह हम 2b डाल देंगे, तो 4 दूना 8ab मेरा आंसर हो गया। कुछ था ही नहीं सवाल में। अब आ गया आपका ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन, फिर आप बोलोगे। अब देखो, ये ट्रिगोमेट्री का सवाल भले ही दिख रहा है, बट हमें अलजेब्रा का सवाल दिख रहा है। बताओ कैसे? आप साइन को साइन रहने दो, और कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो आपको पता है 1/sin का, और इसका मान क्या दे रखा है आपका 2। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाएंगे। आपको ये सारी प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है 1 अप्रैल से मेरा एडवांस मैथ का बैच शुरू भी हो रहा है मेरे ऑफलाइन बैच में, तो वहाँ इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आप सीधा जान लो, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाते हैं कि जब दो जगह सेम क्वांटिटी हो, दो जो भी हो, मान 2 दे देवे, तो अगर आप sin x के जगह 1 रख दो तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो बस हमने देखा sin x का मान 1 रखने पे मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ भी 1 रख देंगे, आप यहाँ भी 1 रख दो, और प्लस यहाँ भी 1 रख दो, तो आंसर 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 75, बाई एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। हिंदी में देखें कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 75 है। बोल रहा है कि कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि औसत जो है 76 हो जाए। कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि औसत कितना हो जाए 76 हो जाए। इसे मैं
क्लास में के कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, 5 लोगों को केक मिला 75 का और ये उम्मीद करता है कि अगला भी आएगा 75 ले आएगा, बट वो क्योंकि एवरेज बैलेंस हो जाए, बट वो बंदा एवरेज कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, मतलब 5 बंदा पहले थे, एक और आ गया, वो बंदा 75 के साथ साथ 6 अधिक लाया। इसका मतलब वो बंदे जो आया था, जो संख्या आया था वो कितने था, तो 81 था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल भले ही आपको लग रहा हो ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में ये अलजेब्रा कॉन्सेप्ट पे बनेगा कि tan का उल्टा कॉट होता है क्या, तो आपने पढ़ रखा है क्या, x और उसका उल्टा का मान जो भी हो, है ना, उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 2। देखो तो चीज़ वही है क्या, जो इसको x मानोगे तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा कॉट, तो उसका मान दिया, यहाँ स्क्वायर पूछा है, तो आपने पढ़ रखा है कि जो भी होता है इसका आंसर क्या होता है, जो भी दे उसका स्क्वायर करके और 2 घटा देते हैं, तो 36 में से 2 गया 34, 34 आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ये नंबर है विच ऑफ द क्वेश्चन, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कौन सा दिए गए संख्याओं में संख्या 3 से कट सकता है। आपको 3 का विभाजकता का नियम पता हो तो ये आप इजीली बना सकते हो। 3 का विभाजकता का नियम बताता है कि मान लो आपको बोलेगा क्या 4 और 5 आपको बोलेगा 4 3 2 5 से कटेगा, तो आप इन सबको जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, क्या 9 3 के पहाड़ा में आता है टेबल में, तो बिल्कुल आता है। तो 3 का विभाजकता का नियम पता हो तो ये सवाल आप विदाउट पेन कर सकते थे। इन सारी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने पर अगर वो 3 से कट जाए तो 3 से कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। जैसे देखो आप 8 7 15 3 18 5 23 9 32 3 35, 35 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा। 8 7 15 6 21 5 26 1 27, 3 से कट जाएगा तो ये होगा। 8 7 15 3 18 5 23 7 30 2 32, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 8 7 15 3 18 5 23 4 27 से 28 भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर होना इसकी मजबूरी है। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई सवाल आए, जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन से बने हर बार, बट आप कोशिश करो एक बार ऑप्शन के थ्रू जाने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रखा है सवाल में, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, द प्रोपोर्शन अमॉन्ग द 3 नंबर इज 3:4:5 एंड द एलसीएम इज 1800, द सेकेंड नंबर इज। फिर वही सवाल आ गया फ्रेंड्स, हमें बोल रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लघुत्तम 1800 है, तो आप दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, आप बाई प्रोसेस निकाल सकते हो, बट क्या जरूरत है, जब 4 इसके ऑप्शन है, ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग है, तो क्या जरूरत है हमें प्रोसेस फॉलो करने की। आप सीधा देखो, आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या है, 4 है अनुपात में। इसका मतलब दूसरी संख्या जब भी होगी वह 4 से कटेगा। और आप देखो तो क्या 4 90 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। 30 कटेगा, बिल्कुल नहीं। 120 कटेगा, 150 कटेगा, बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120। मैं बार बार बोला ये क्वेश्चन मेरे द्वारा सेट किया गया नहीं है, पिछले साल एलडीसी में सीएचएसएल में पूछा गया सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये देखो सवाल अलजेब्रा का, इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से आप इजीली कर सकते हो कि यदि ए और बी का मान 8 हो और ए बी का मान 12 हो तो ए क्यू बी क्यू का मान, ठीक है, आप फॉर्मूला लगा के इसे निकाल सकते हो। बट क्या जरूरत है जब हमें नंबर पता है, नंबर भी छोटे छोटे दे रखे हैं। अब बताओ तो ए बी आप कर सकते हो 12, या तो 4 गुने 3 कर सकते हो या 6 गुने 2 कर सकते हो। तो क्या 4 और 3 ऐड करने पे 8 आ रहे हैं, तो ये मेरा नहीं होगा। 6 और 2 ऐड करने पे क्या मेरा 8 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। मतलब हमने जो ए को 6 और बी को 2 माना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बस आप मान निकाल दो, ए की जगह 6 डाल दो, तो 6 का क्यू अब प्लस 2 का क्यू। 6 का क्यू क्या होता है, 216, 2 का क्यू होता है 8, 216 में 8 जोड़ोगे तो 224। कुछ था ही नहीं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट हो गया शायद। ये देखो आप, ये सवाल देख के अक्सर स्टूडेंट सोचते बहुत बड़ा सवाल है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ना, नहीं बनेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सब फालतू की चीज़ सोच के वो छोड़ देते हैं, जबकि सवाल में कुछ है ही नहीं। अब देखो एक बार, आपको बस वैल्यू तो, आप एक बात बताओ, आप कंपटीशन की एग्जाम देने जा रहे हो, कम से कम 10th पास करके जा रहे हो ना, तो ट्रिगोमेट्री का बेसिक फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा।
कि हाँ साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है। एक बात बताओ आप, यहाँ साइन ए माइनस बी का मान 1/2 दिया और आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना। इसका मतलब a माइनस बी को 30 बनना पड़ेगा, a माइनस बी को 30 बनना पड़ेगा। तो इसको 30 कैसे ला सकते हैं, तो अगर हम 60 में से 30 घटा दे तो 30 आ जाएगा क्या। तो हमने क्या देखा कि a के जगह हम 60 रखे और b के जगह अगर 30 रख दें तो 60 में से 30 क्या सेटिस्फाई हो जा रहा है। इस चीज को इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो cos a प्लस बी है, तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 90। और आपको पता है कि cos 90 का मान 0 होता है, मतलब हमने जो यहाँ 60 और 30 रखा वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो b का वैल्यू है बिल्कुल सही है 30। और आपसे वही तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b का आपसे पूछ रहा है मान निकाले, तो b का मान क्या हो जाएगा 30। बिल्कुल इजी था सवाल। ये देखो, ये सवाल कुछ नहीं था, x प्लस 1/x का मान दिया था, इसका पूछा था। आपको देख रहे हो x का पावर 4 पूछा है। एक बात बताओ, x का आप स्क्वायर करते हो तो x स्क्वायर आता है, उसका स्क्वायर कर दो x का पावर 4 आता है। और आपने पढ़ रखा है कि x प्लस 1/x का मान अगर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, तो स्क्वायर करके और उसे 2 घटा दो। यही पढ़ रखा है ना आपने। तो एक बात बताओ, इसमें भी कलम कहाँ टच करने की जरूरत है। x प्लस 1/x का मान 4 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सीधे मेरा निकल जाएगा माइंड में ही, 4 चौका 16 में से 2 गया 14। फिर हमें x का पावर 4 पे पहुंचना, एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो फिर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, और उसमें से 2 घटा देंगे तो 194। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप पेन टच कर रहे हो। भाई मेरे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आप अगर थोड़ी सी पढ़ के जा रहे हो तो इसे विदाउट पेन बना सकते हो। 2 बार स्क्वायर करके 2 घटाते चलो आप। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल आपको लगेगा एडवांस मैथ का फिर सवाल आएगा, टफ है। कुछ नहीं है, आप सीधा देखो, आपने एक सवाल 10th में पढ़ा होगा, साइन ए है ना प्लस साइन बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो तो बस वही फॉर्मूला तो यहाँ डाल दिया और कुछ नहीं आपसे मान निकलवा रहा है। कोई जरूरत नहीं साइन 20 और कॉस 70 के मान निकालने की। देखो तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस बी इंटू साइन बी आ गया, तो इसका सीधा सेटिंग हो जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए हो गया मेरा 20, बी हो गया 70, है ना। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ प्रिपरेशन करके नहीं जाओगे, फिर तो क्वेश्चन छोड़ के जाओगे ना आप। तो कुछ फार्मूला तो आपको रट के जाने पड़ेंगे, कुछ क्या सारे फार्मूले जो भी आपसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, tan 3 थीटा क्या होता है। ऐसे मेरा जो एडवांस मैथ का बैच शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से डियर स्टूडेंट, उसमें सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखो, हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 4:7 सो दैट इट बिकम्स 2:3। बोल रहा है इस 4:7 में क्या जोड़ दे कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। x मान क्या बनाओगे तो लिखो, फिर 4x 7x करके कुछ जोड़ो, फिर 2:3 करो। अगर आप इसे प्रोसेस से करते हो तो कम से कम आप 40 सेकंड लोगे। आप डीसी लगाओ, दिवाकर कॉन्सेप्ट देखो कैसे सवाल बनता है। आपको बोला कि भैया 4:7 है, करने कितने हमें 2:3। एक बात बताओ, इसमें साथ में क्या जोड़े कि यह संख्या 3 का गुणज हो जाए। तो हम पहले साथ में 4 जोड़ते, वही तो सवाल बोल रहा है ना कि क्या जोड़े, 4 ऑप्शन दे रखा आपका। तो साथ में आप 4 जोड़ोगे 11, क्या 3 का गुणज होगा, नहीं। साथ में आप 1 जोड़ो 8, साथ में आप 1 जोड़ो 8, क्या 3 का गुणज होगा, नहीं। साथ में आप 2 जोड़ो 9, 3 का गुणज होगा, तो इस पर टिक लगा दो। साथ में आप 3 जोड़ो 10, क्या 3 का गुणज होगा, नहीं, तो छोड़ दो फिर आप, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कहीं 2-2 हो जाए 3 के गुणज, तब क्या करेंगे। भाई तो प्रोसेस करेंगे ना, बट जब हमारे पास 4 ऑप्शन है, चेक करने में कितना सेकंड लग रहा है, मुश्किल से 3-3 सेकंड सब में लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये देखो, बोलोगे फिर से एडवांस मैथ का सवाल आ गया है, तो एडवांस मैथ का ही सवाल तो बोलोगे ही ना। बट देखो ना, ये नंबर इतने बड़े बड़े हैं, नंबर इतने बड़े बड़े हैं तो डर तो लगेगा ही, जबकि ये विदाउट पेन बनेगा। सोचो जरा सा कैसे। चलो मैं बताता हूं आपको। कॉसेक ए का मान दे रखा है कितना, 25/7। आप एक बात बताओ, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। अगर साइन थीटा p/h होगा तो कॉसेक थीटा क्या होगा, h/p होगा। ठीक है,
इसका ये मतलब हुआ, इसका जो आपको चारों ऑप्शन दिखने चाहिए, तो h/p होगा cosec थीटा होगा ना। अरे क्या लिखा रहा है, यहां आते फिर हम लोग, है ना। cosec थीटा का मान दे रखा, मतलब आपका h/p का मान दे रखा है कितना, 25/7। और आपसे क्या पूछा है, tan थीटा का मान, और tan थीटा का मान क्या होता है, p/b। इसका मतलब है कि हमें अब b निकालने के लिए क्या करोगे, फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, आपको b नहीं दिख रहा है, बट p तो दिख रहा है ना भाई मेरे, और p का मान कितना दिख रहा है, तो 7। इसका मतलब देखेंगे कितने ऑप्शन में 7 ऊपर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस दोनों में है, इस दोनों में मिल गया। हाँ, अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगाना हो, हमें लगा ऑप्शन 1 में ही है। तो एक बात बताओ, कुछ चीजें आप ना याद करके जाओ। ट्रिपलेट वहां पे निकालने में चल जाना कि 3 4 का ट्रिपलेट होता है 5, है ना। मैं फिर से लिख दे रहा हूं आपको, 3 लिख लो कॉपी में आप लोग, 3 4 का ट्रिपलेट 5, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। 8 6 का ट्रिपलेट होता है 10, 7 24 का ट्रिपलेट होता है 25, है ना। तो आप बताओ, देखो तो आप क्या 7 दिखा, 25 दिखा, तो हमें क्या नहीं दिखा, 24। मतलब इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा आपका, 24, तो 7/24 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के थ्रू भी चलने हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब कुछ होमवर्क है जो आपको करके चलने पड़ेंगे। एग्जाम में अगर आप जाकर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो फिर एग्जाम हाथ से निकल जाएगा आपका। ये सवाल देखो, द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर इन अ रूम इज 7:9 इफ देयर आर 560 टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर्स। पढ़ लिए, इंग्लिश ऊपर चला गया, हिंदी में देखते हैं फिर, हिंदी हमारी मातृभाषा है। टेबल और चेयर का रेशियो का अनुपात दे रखा है 7:9, बोल रहा है इसमें 560 टेबल और चेयर मिलके हैं। तो आपको बोल रहा है कि कुर्सी की संख्या बताएं, और हमें बोल रखा है कि टेबल और चेयर का अनुपात का दे रखा है 9। अब एक बात बताओ, जब भी कुर्सी हो की संख्या निकलेगी वो 9 का गुणज होगा, और 9 का विभाजकता का नियम ये बोलता है कि कोई भी संख्या को जोड़ने पे अगर वो 9 से कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे ये देखो, क्या 9 से कटेगा, तो 5 4 9 8 17 और 1 18, 18 9 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं, तो हमसे क्या पूछा कि भैया चेयर बताओ, चेयर का अनुपात क्या है, 7:9 में टेबल और चेयर का है, तो चेयर 9 का मल्टीपल, तो इसको चेक करेंगे। 9 3 12 7 19 नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा। 6 4 10 3 13 नहीं कटेगा। 8 4 12 9 21 9 से नहीं कटेगा। 3 1 4 5 9 9 से कटेगा। बिना सॉल्व किया आ गया आंसर। इसीलिए मैंने हेडिंग में ही डाल रखा थिंक विदाउट इंक। आप कोशिश तो करो सोचने की। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये देखो, cot थीटा का मान दे रखा है 80/39, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। बस फिर वही टाइप का सवाल आ गया। देख रहे हो, एलडीसी सीजीएल एग्जाम में ये नहीं चाह रहा है कि आप सारे सवाल को सॉल्व करो, ये चाह रहा है कि आप कितने एप्टीट्यूड लगा सकते हो, कितने पकड़ आपके नंबर पे। अब बताओ cot थीटा का मान क्या होता है, तो भाई इतना तो पता करके जाना होगा ना कि हाँ tan थीटा का उल्टा होता है। अगर tan थीटा होता है p/b, तो cot थीटा मेरा क्या होगा, b/p। इसका मतलब b का मान दे रखा है मेरा 80, b का मान दे रखा है 80 और p का मान दे रखा है 39। और आपसे क्या पूछा भैया, cosec थीटा का मान निकालो। आपसे cosec थीटा की पूछा ना, और cosec थीटा क्या होता है, तो sin थीटा का उल्टा होता है। sin थीटा होता है p/h, तो इसका हो जाएगा h/p, यही होगा ना। इसका मतलब है p का मान कितना, 39। तो हम देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे p और b पता है, आपको h नहीं पता है। h पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा, तो थोड़ी सी हम पाइथागोरस लगाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो हम देख रहे हैं p का मान 39 है, और cosec थीटा में p नीचे होता है। तो देखते हैं कितने के नीचे में p है, तो इसमें नहीं है, इसमें 39 नहीं है, इसमें नहीं है, बस इसमें है। अब बताओ, पिछले सवाल में मैंने चेक किया नहीं लगा, तो मैंने पाइथागोरस लगाया था, बट इसमें देखना है कि हाँ 3 ऑप्शन छट गए, तो कौन बच गया मेरा, ये। इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लिया करो, है ना। ये जो आपके पास सुंदर दिमाग है, इसका इस्तेमाल किया करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हाँ लग रहा है आज का सेशन यही समाप्त करते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप लोग जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो और क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीजीएल में पूछे हुए हैं, सीपीओ में है, अभी तो एलडीसी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो ये थिंक विदाउट इंक का सेशन, तो कमेंट करें वीडियो में,
इसके नेक्स्ट सीरीज के लिए, तो फिर जल्दी बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, थोड़ा सा शेयर करें सब में, है ना। और ये अगर इसका आप दूसरा सीरीज चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बोले कि सर इसका नेक्स्ट सीरीज बनाइए, जरूर बनाएंगे इसका, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। आप सबको फिर से होली की शुभकामनाएं, अच्छे से होली के लिए, सेफ होली खेलिए। बस होली के दिन आप पढ़ना मत, है ना। उसके बाद फिर आप पढ़ाई करो, मस्ती के टाइम मस्ती, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू।